खबर दुर्ग से है, जहां युवा कांग्रेस के सचिव धर्मेश देशमुख से साधना न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। बता दें कि दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के सचिव धर्मेश देशमुख क्षेत्र के युवाओं के लिए हमेशा संघर्षशील और मुखर रहे हैं। चर्चा के दौरान धर्मेश देशमुख ने भूपेश बघेल की सरकार के नेतृत्व में चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बात साझा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर भूपेश बघेल की सरकार ने तेजी से काम किया है, तो वहीं किसान, मजदूर जैसे सभी वर्गों के लोगों के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने न्याय किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने हर वर्ग के लोगों को समानता और न्याय का परिचय देते हुए सभी योजनाओं को सभी वर्गों के लिए बनाया है और यही वजह है कि भूपेश सरकार 2023 के चुनाव में फिर से 75 पार सीटों के साथ सरकार की वापसी होगी। नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार एक नई शख्सियत को आपके सामने लेकर के आते हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेश देशमुख जी, जो कि जिला युवा कांग्रेस में सचिव के पद पर हैं और अपनी बागडोर संभाले हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और तमाम सवालों के जवाब उनसे मांगते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति से आप कब से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी को ही आपने क्यों चुना? कितने साल हो गए आपको कांग्रेस में रहते हुए और किन किन पदों पर रहते हुए आपने अपने दायित्व को संभाला है? मैं धर्मेश देशमुख 2010 से राजनीति में सक्रिय हैं, स्कूल लाइफ से। जी। हमने सबसे पहले छात्र संघ चुनाव लड़े थे नागपुर में। जी। नागपुर से स्कूल के छात्र संघ चुनाव के बाद एक क्षेत्रीय दल चुनना था हमें, तो उस समय भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस से हमें शुरू से लगाव था, क्योंकि उनको देखे थे लड़ते हुए। क्योंकि उस समय शासन था भाजपा का, तो वो तो लड़ नहीं पा रही थी, तो कांग्रेस हमेशा जनहित मुद्दों को उठा रही थी, तो हमने उस पार्टी के साथ उसी समय जुड़ा और आज तक उसी पार्टी में ही है। तो उसके बाद हम शुरुआत में जिला किसान कांग्रेस से जुड़े, फिर युवा कांग्रेस से, तो आज भी हम युवा कांग्रेस में बने हुए हैं। सर, क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस पार्टी को चुना? आपने जिस तरीके से बताया कि शुरू से कांग्रेस जो है वो मुद्दों को लेकर के कार्य करती रही, तो क्या अदर पार्टी कार्य नहीं कर रही थी? उस समय यहाँ सिर्फ 2 ही क्षेत्रीय पार्टी थी और वो राष्ट्रीय लेवल पे वो पार्टी थी, कांग्रेस और भाजपा। उस समय भाजपा का शासन था। भाजपा का शासन है तो जाहिर सी बात है वो उठाएगी नहीं जनहित मुद्दों को, क्योंकि शासन है, शासन का विरोध वो कर नहीं पाते। हमको उस समय कांग्रेस पार्टी से लगा इसलिए वो क्योंकि वो हर मुद्दों को उठा रही थी। हमको तो मुद्दा उठाना था, तो हमने एक सेवा करने के लिए पार्टी का कांग्रेस पार्टी का चयन किया। जी सर, आप बता रहे हैं कि आप 10 सालों से कांग्रेस पार्टी में हैं, विभिन्न दायित्वों को संभाले हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। आपके परिवार में या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी क्या कांग्रेस ही रहा है, कांग्रेस ही? आज तक मेरे परिवार में मेरे नाना जी थे, जो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के साथ राजनीतिक शुरुआत उनका था, शुरू से ही थी। जी, तो कहीं ना कहीं आपके जो पारिवारिक बैकग्राउंड था वो कांग्रेस के तरफ आकर्षित था, उन्हें देखते हुए आपको भी प्रेरणा मिली और आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आज भी जो है आप कांग्रेस पार्टी के विभिन्न दायित्वों को निभा रहे हैं, सचिव के पद को संभाले हुए हैं। सर, भिलाई की यदि बात करें तो भिलाई में अभी कितना विकास हो चुका है और आगामी दिनों में क्या लगता है आपको कितना विकास होना अभी जरूरी है? भिलाई का रिकॉर्ड आप 15 सालों का निकालिएगा और अभी 4.5 सालों का निकालिएगा। आप जिस गली में घुसेंगे उस गली में एक बड़ा सा स्टेडियम देखने को मिलेगा, जो युवाओं को खेलने के हुनर का और सभी का पहचान उसके माध्यम से हो रहा है। हर जगह एक उद्यान बना हुआ है, हर वार्ड में एक विकसित उद्यान बच्चों को खेलने से लेकर गलने के लिए। सबसे बड़ा चीज, आज भिलाई विधानसभा में हर घर को अपना अधिकार मिल गया, सभी को आज पट्टा वितरण हो गया, बीएसपी का घर का अलॉटमेंट हो गया और आज और नया न्यूज मिला है कि वहां भी हाफ बिजली बिल योजना आज लागू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर, 15 साल बीजेपी के रहे हैं और अभी सिर्फ 4.5 साल जो हुए हैं वो कांग्रेस के हुए हैं। इसमें विपक्ष जो है बराबर मुद्दा उठा रही है कि जो 4 साल बेमिसाल जो कांग्रेस को बोला जा रहा है उस पर विपक्ष जो है वो इसे बिल्कुल भी बेकार, निराधार बता रही है। इस पर आपका क्या कहना है? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो एक मुद्दा बताए जो खराब है। उनका कहना केवल और केवल 4.5 साल
बेहाल ऐसे करके। एक ऐसा मुद्दा बताइए कौन से मुद्दे में बेहाल है। हम 15 साल में आपका 50 मुद्दा बताने के लिए तैयार हैं कि इतना मुद्दा पूरा बेमिसाल कैसे है 4.5 साल। जी सर, विधानसभा चुनाव में क्या भूपेश की लहर देखने को मिलेगी? विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भूपेश की ही लहर देखने को मिलेगी। जी, कितने यकीन से आप इस बात को कह रहे हैं? ये बात मैं नहीं जी, छत्तीसगढ़ के पूरी जनता कह रही है, पूरे किसान कह रहे हैं, पूरे युवा कह रहे हैं। जी, जिस तरीके से धर्मेश जी यहाँ पर बिल्कुल अपने बेबाक तरीके से स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो है वो भूपेश बघेल ही जो है आगे सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। देखते हैं उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है। सर, यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हो चुका है, विभिन्न बैठकें हो रही हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आगे ये विधानसभा चुनाव? अमित शाह जी जानते हैं कि यहाँ के जो नेता है, जी, लोकल नेता है जो भाजपा के, जी, वो सभी का चेहरा यहाँ की जनता को नहीं सुहाता है, तो वो नया चेहरा ढूंढने के लिए रोज यहाँ दौरा कर रहे हैं। भाजपा के पास चेहरा ही नहीं बचा है कि किस चेहरा को प्रेजेंट करें। जी, भाजपा के पास अभी वैसे देखा जाए तो कोई चेहरा नहीं है आपके हिसाब से। अभी भाजपा जो है वो अभी चेहरा ला ही नहीं पाई है जिसे लेकर के वो चुनाव लड़े, आपका ऐसा कहना है। सर, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार आप बताते हैं प्रचार हो रहा है, किस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, एक आध आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट हमेशा आमने सामने ही रही है। केंद्रीय गवर्नमेंट ने हमेशा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम ही किया है। जी, एक बार में कभी उसने छत्तीसगढ़ के सीधा डायरेक्ट फायदा पहुंचाया ऐसा कोई योजना इन्होंने लागू नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री आवास देके छीन लिया। उसके लिए हमारी सरकार ने अलग से प्रावधान लिया कि हर गरीबों को हम अपना हक देंगे, हर गरीबों को घर का हक देंगे। क्यों ना केंद्रीय गवर्नमेंट पैसा ना दे लेकिन हम देंगे। सभी जगह जाके उसने नया सर्वे करवाया, बाकायदा हर सर्वे में हर गरीबों को मकान मिलने के लिए दिए गए। दूसरा आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो हर ग्राम सड़क में, उसका मैंने बाकायदा विरोध किया है कलेक्ट्रेट में जाके काली पट्टी बांध के कि ये ऐसी योजना है जो ग्रामीणों और सड़क को जोड़ रही है, ग्रामीण को शहर से जोड़ेगी। ऐसी योजना है जो गांव वाले इसमें चलेंगे। ये सड़क में भी ऐसे भ्रष्टाचार किए इन्होंने कि 15 दिन में सड़क बना के 16 दिन का सड़क उखड़ना चालू हो गया है। जी, कहीं ना कहीं हर चीज में इनका भ्रष्टाचार सामने ही आ रही है। सर, अभी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर के काफी बड़ा विरोध हुआ, उसके बाद अभी वर्मी कंपोस्ट को लेकर के काफी बड़ा विरोध हुआ है। क्या लगता है आपको ये विरोध कितना सही था, कितनी सच्चाई थी इसमें? प्रधानमंत्री आवास में के विरोध में सच्चाई की बात नहीं है। वो सबको पता है कि वो केंद्रीय गवर्नमेंट के लाज है, क्योंकि हम घर बना रहे हैं तो बाहर में एक बोर्ड टंगता है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास मतलब ये केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना हो गई। इसमें हम सब्सिडी देते हैं कि 40% हक हमारा है, 60% केंद्रीय गवर्नमेंट का करके। तो आज वो हक छीना जा रहा है करके माननीय भूपेश बघेल जी ने हर गरीबों को घर का अधिकार देने के लिए गरीबी सर्वे करवाए हैं कि अब हर जने को घर पर्याप्त मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है वो बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में सौगात दी जा रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता तो दिया जा रहा है लेकिन उसमें इतने सारे कंडिका, इतने सारे प्रावधानों को शामिल कर दिया गया है जिससे बेरोजगार युवक जो है वो भत्ता लेने से इनकार कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बेरोजगारी भत्ता हमारा चुनावी वादा था, आज उसको घोषणा में हमने अमल किया है। आज हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। 15 साल पहले भी इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, ये केवल वादा ही रहा। हमने जिसको किया था वादा वो आज हम करके दिखा रहे हैं। यही हमारा वादा था और हमारा हर वादा गारंटी है। भेंट मुलाकात के बाद सीएम साहब जो है भूपेश बघेल जी जो है उन्होंने युवा संवाद किया। बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में अलग अलग तरीके से उन्होंने युवा संवाद करके युवाओं से भेंट मुलाकात की, युवाओं के मन की बात जानी। कितना असर इस पर इसका युवाओं पर पड़ेगा? ये सारी चीज जनता देख रही है कि किसानों का लगाव मुख्यमंत्री के प्रति कितना है और उतना ही लगाव युवाओं के प्रति है। मुख्यमंत्री भी उसी समय से उठे हैं, एक युवा थे तब से, तो वो एक युवाओं का दर्द क्या है कैसा है वो जानते हैं। युवा 15 सालों में बहुत भुगत चुके हैं। तो अब कांग्रेस की सरकार आई है तो निश्चित ही हम युवाओं का ही सोचेंगे, किसानों का ही सोचेंगे, छत्तीसगढ़ वालों का ही सोचेंगे। जी सर, अभी एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश
पांडे जी जो हैं उन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता ली थी। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भूपेश के राज में जो है किसान काफी परेशान है। 15 साल उनकी सरकार रही, वो सारे मुद्दे जो सारे अभी जो सुविधाएं वो सब केंद्र की हैं, उसे भूपेश बघेल जी जो है वो नए सिरे से चालू करके उसमें अपना नाम कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कर्ज माफी, मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कर्ज माफी केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है? क्या हमारी सोसाइटी 0% में लोन बांट रही है जिला सहकारी बैंक, वो क्या केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है? क्या हम 20 कुंटल की तो धान ले रहे हैं, वो क्या केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है? 2800 रुपए हम धान के प्रति क्विंटल वो दे रहे हैं, वो क्या केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है? नरवा गुरवा घरवा बारी हम किसानों के प्रति चला रहे हैं, क्या ये केंद्रीय गवर्नमेंट? ये केवल और केवल केंद्र के नाम लेके अपने हुए 15 सालों के बेहालों को छुपाना चाहते हैं और कुछ नहीं आता है। आपको क्या लगता है सर, क्यों नहीं भाजपा अभी तक चेहरा वो कर पाई है? मतलब विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए चेहरे का चयन क्यों नहीं कर पाई है? क्या लगता है आपको, पार्टी में क्या उस लायक अभी कोई व्यक्ति नहीं है? माननीय भूपेश बघेल जी के सामने भाजपा का ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सामने आ पाए। मेरे को तो लगता है कि सब अपने से मना भी कर रहे होंगे केंद्रीय मंत्रियों को कि हमारा फेस पे चुनाव न लड़ा जाए करके। जी सर, आत्मानंद स्कूल को लेकर आपका क्या कहना है? आत्मानंद स्कूल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ सरकार की कि गरीबों के बच्चे भी अब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी एक उच्च शिक्षा जो नहीं मिल पाती थी प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण बच्चे ही इसमें पढ़ रहे हैं, गरीबी रेखा के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, जो कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे, आज वो उनके बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश में बातें कर रही है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी? लेकिन सर, आत्मानंद स्कूल को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसमें भी गड़बड़ी हो रही है। आत्मानंद स्कूल खुलने से क्षेत्रीय विद्यालयों का धंधा मार खाया है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी भाजपा से जुड़े हुए लोगों का स्कूल है, तो उनका धंधा मार खाने का डर है उन लोगों को। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो आत्मानंद में भर्ती होकर के अपने लेटर पैड में भर्ती करवाने के दो बच्चों को भर्ती कराने के लिए अपने लेटर पैड में स्कूल में आवेदन दिए हैं। जी, कहीं ना कहीं धर्मेश जी जिस तरीके से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनका कहना है कि यदि भ्रष्टाचार है आत्मानंद स्कूल में हो या कहीं भी, तो फिर मंत्री जो है कि बीजेपी के मंत्री जो है वो उस योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सर, चिकित्सा की यदि यहाँ पर हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार अभी किस पायदान पर है? चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना लॉन्च किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 5 लाख तक का सबको फ्री में इलाज करने का, और आज की डेट में जिला सहकारी जिला चिकित्सालय हर जिला में बड़े लेवल में खुल गया, लेकिन उसके साथ साथ महतारी का अलग वार्ड, बच्चों के लिए अलग वार्ड, और उच्च क्वालिटी के डॉक्टर आज हर जिला अस्पताल में आपको देखने के मिलेंगे। सबसे प्लस पॉइंट 24 घंटा डॉक्टरों की ड्यूटी जो पहले नहीं हुआ करती थी, आज आपको कहीं भी जाए 24 घंटा में वहाँ 24 घंटों डॉक्टर की सुविधा रहेगी। हाट बाजार क्लिनिक आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रही है। दूर से दूर गांव में जहाँ भी बाजार लगा है वहां जाके बाजारों के में जाके वैन के द्वारा जाके वहाँ इलाज, सभी सुविधा का इलाज किया जा रहा है, दवाई का वितरण किया जा रहा है, हाट बाजार क्लिनिक चलाया जा रहा है। ये सब कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है वर्तमान सरकार के राज में? वर्तमान सरकार के राज में महिलाओं का सुरक्षा अहम मुद्दा है। आज आप अगर देखिए 4.5 साल में तो कहीं भी आपको महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के इज्जत का सवाल या महिला के असुरक्षित ये माहौल आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। जी सर, मणिपुर में अभी काफी बड़ी हिंसा हुई है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर की हिंसा कहीं ना कहीं ये केंद्रीय सरकार और मणिपुर की सरकार की नाकामियों को छुपा रही है। ये आज तक उसमें कहने से बच रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा में क्या है, कैसे केवल सच छुपाने का काम मणिपुर की सरकार कर रही है, केंद्रीय गवर्नमेंट कर रही है। धर्मेश जी, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दीजिएगा। विधानसभा चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक आती जा रही है, क्या आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए, क्या आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और यदि है तो आप कहाँ से रखते हैं चुनाव लड़ने की इच्छा? हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और केवल कार्यकर्ता हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करती है। हम कार्यकर्ता हैं, काम करने के लिए सदैव तत्पर हैं।
लेकिन यदि सर आपको मौका मिला, कार्यकर्ता है वो तो ठीक बात है, आप कार्य कर रहे हैं, निरंतर करते रहिए, लेकिन यदि आपको पार्टी ऐसा समझती है, आपको वो दायित्व देने लायक समझती है, तो क्या आप इच्छा रखते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो दायित्व दे वो दायित्व को शुरू से संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे। पार्टी जैसा निर्णय लेगी उसमें हम सब मान्य हैं। धर्मेश जी, यहाँ पर एक बात आपके बारे में और सुनने को मिली है, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से ही हैं, लेकिन कहीं कभी न कभी आप अपनी ही पार्टी का विरोध करते नजर आते हैं, इसमें क्या लॉजिक है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमने कभी पार्टियों का विरोध नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी का। हमने कुछ मुद्दों का विरोध किया है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार चला रही है लेकिन वो लोगों को नहीं मिल रहा है, लोगों को उसमें पहुंचने में पीड़ा हो रही है, वो उसमें केवल और केवल अधिकारियों के कारण, तो हम लोगों को वो सुविधा मिले उसके लिए हमने अधिकारियों को फटकार लगाया है, अधिकारियों का घेराव जो किया है, केवल और केवल अधिकारी हमारे टारगेट में थे, कभी सरकार नहीं, क्योंकि वो सरकार की योजना है। हमारा वो उद्देश्य है कि वो योजना लोगों तक आसानी से पहुंचे। जी, यहाँ पर साधना न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात सुनने को आती थी कि धर्मेश जी जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस का ही विरोध करते नजर आते हैं, लेकिन आज धर्मेश जी ने यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस से उनका कोई विरोध नहीं है, बल्कि कांग्रेस की जो नीतियों को लेकर के जो कर्मचारी अधिकारी बैठे, यदि वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका वो विरोध अवश्य करते हैं। सर, एक बात और थी, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए चूंकि कांग्रेस और बीजेपी है, आम आदमी पार्टी की भी अभी भूमिका देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको? यहाँ दो ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। तीसरा पार्टी जोगी जी ने बनाया था, आज उनका देख रहे हैं कि कितना सीट लाए थे और आज उनके पास कितनी सीट बची है। आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। जी, ये थे हमारे साथ धर्मेश देशमुख जी, जिन्होंने काफी सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि यदि पार्टी उन्हें दायित्व सौंपती है तो वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। विभिन्न काफी सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत की और काफी बातें जो भीतर थी उन्हें स्पष्ट किया है इस चैनल के माध्यम से। धर्मेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। धन्यवाद।